हाय एवरीवन। आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 13 रहने वाला है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्पेशल प्रोविजन के बारे में। कुछ स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं, तो एक तो वो डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपका पार्ट 18 में यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी पार्ट 20 में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम पार्ट 18 तक कर चुके थे, 19 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, देखेंगे जो हमारे संविधान में संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और आप सभी को पता है हमारी पॉलिटी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल हमारा लास्ट लेक्चर आएगा। 14 लेक्चर में हम यहाँ पर अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो लास्ट लेक्चर है, ये लेक्चर भी हमारा छोटा सा ही रहने वाला है और लास्ट लेक्चर भी हमारा छोटा सा ही रहने वाला है, कुछ 15-20 मिनट का होगा लास्ट लेक्चर, और ये भी हमारा लेक्चर छोटा ही रहेगा। अगर हम इसमें बात करते हैं अमेंडमेंट की, देखो जब हमारा संविधान बन रहा था उस वक्त हालात कुछ और थे, उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो खराब थी उस वक्त उस सिचुएशन में रहकर हमारा एक संविधान बनाया गया। लेकिन उस वक्त जब लोग संविधान बना रहे थे तो उन्हें लगा कि देखो आने वाले टाइम में लोग चेंज होंगे, वक्त बदलेगा। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना चेंज होगा, इतना टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इतनी सारी चीज़ें होने लगेंगी। उन्होंने भी इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आगे चल के हम ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमी में भी सुधार आएगा, हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो हम जो संविधान बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो 100% वही है, उसे एकदम रिजिड बना दिया जाए। हमने अपने जो संविधान को वो रिजिड बनाने की कोशिश नहीं की यहाँ पर। हमने अपने संविधान को यहाँ पर फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की, जहाँ पर अ, संविधान को यहाँ पर आगे चल के संशोधन किया जा सकता है विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। उसके लिए कुछ यहाँ पर प्रोविजन रखे गए। ये अगर हम किसी संविधान में हमें कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है, तो वो किस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मेंशन है, हम किस आर्टिकल के तहत हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो वो अमेंडमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 368। और जब मैं आपको सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था, जब मैं आपको पहला लेक्चर करा रहा था जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आर्टिकल 368 जो कि संशोधन की बात करता है, अमेंडमेंट की बात करता है, इसका जो हमने आइडिया है वो किस देश के संविधान से लिया है। तो मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाती है तो उसे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो हमने साउथ अफ्रीका से ये सारी चीज़ें यहाँ पर अमेंडमेंट से रिलेटेड जो हमारा आइडिया है वो लिया है। अब देखो अमेंडमेंट जो है ना वो अलग अलग मेजोरिटी से किया जा सकता है। जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर होती है। लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट 3 प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कुछ बेसिक चीज़ों में जहाँ पर स्पेस सिंपल मेजोरिटी से हो गया, कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर आपका स्पेशल मेजोरिटी होती है। और कुछ ऐसा है जो पूरे देश पे लागू होना है, हर एक राज्य उससे इफेक्ट होने वाले हैं, उसके लिए एक अलग मेजोरिटी होती है। तो पहले तो वो समझ लेते हैं। तो देखो एक होता है आपका साधारण बहुमत, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हो सिंपल मेजोरिटी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सिंपल मेजोरिटी, हिंदी में हम बोलेंगे उसे साधारण साधारण बहुमत। यहाँ पर उसको आप हिंदी में बोलते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये साधारण बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी है, इसमें क्या है, पार्लियामेंट की जितनी स्ट्रेंथ है उसके आधे लोग, मतलब 1/2 + 1, अगर कोई उस चीज़ से एग्री हो जाते हैं तो वो संशोधन यहाँ पर कर दिया जाएगा। जैसे सपोज टोटल 500 लोग हैं आपके पार्लियामेंट में, उसमें से 250 और +1 मतलब 251 लोग अगर एग्री हो गए, तो कहने का मतलब वो जो भी बिल है वो यहाँ पर पास हो जाएगा, बाद में वो चल के क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई, वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन हो जाएगा बेसिकली, है ना। उसके बाद जैसे अब इसमें बहुत सारे होते हैं, इतना डेप्थ में आपका नहीं पूछेगा। अगर आप पीसीएस वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, वरना एसएससी सीजीएल तक नहीं पूछेगा। जैसे वेतन से रिलेटेड सिंपल मेजोरिटी में आ जाता है, किसी का राज्य का निर्माण करना है, अबॉलिश करना है, अल्टर करना है, नाम चेंज करना है, वो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेप्थ में इतना जाके पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही में जैसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने पढ़ाई थी ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट को चाहिए तो वो पार्लियामेंट मंजूरी देगा, और किससे देगा, सिंपल मेजोरिटी से देगा। तो पार्लियामेंट के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो स्टेट को नहीं मिल सकता, स्टेट अब को पार्लियामेंट से ही गुजारिश करनी पड़ेगी, और पार्लियामेंट बहुत आराम से दे सकता है सिंपल मेजोरिटी के साथ यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक है आपका स्पेशल मेजोरिटी।
स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो स्पेशल मेजोरिटी को हिंदी में बोलते हैं विशेष बहुमत। ये थोड़ा सा खतरनाक है। आप बोलोगे भैया ये कैसे खतरनाक है? ये कहता है भैया 2/3 लोग यहाँ पर एग्री होने चाहिए। जो चीज आप संशोधन करने जा रहे हो ना, उस संशोधन से यहाँ पर 2/3 लोग एग्री होना चाहिए। मतलब अगर आपके 99 लोग हैं आपके संसद में, तो 66 लोग यहाँ पर एग्री होने चाहिए। ये बात कहता है। अगर 300 लोग हैं तो 200 लोग एग्री होना चाहिए। अब 2/3 लोगों का एग्रीएशन एग्री मतलब होना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी सरकार बहुत बड़ी बहुमत से बनी हुई है, तब जाके आप इस स्पेशल मेजोरिटी को यहाँ पर पास करा पाओगे। ठीक है। और इसमें जैसे स्पेशल मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में रखी गई है। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स में आपको कुछ बदलाव करने हैं तो वो सिर्फ उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। एक और होती है जिसको आप बोलते हो स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी प्लस यहाँ पर जितने भी आपके देश में राज्य हैं उनमें से एटलीस्ट आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। ये बहुत हार्ड है। अब इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, 2/3 भी चाहिए मेंबर्स, और आधे जो राज्य हैं उनकी सहमति भी चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा टफ है। जैसे जीएसटी हो गया, ये चीज़ें किसमें होती हैं कि वो यूनियन को भी अफेक्ट करेगी और हर एक स्टेट को भी अफेक्ट करेगी। अगर जब ऐसी चीज़ें लेके आई जाती हैं तो वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए उस संशोधन करने के लिए। तो ये है आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो इस तरह से अगर आपको संविधान में कुछ बदलाव करना है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर आपको कुछ बदलाव करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको 3 तरह से दिया हुआ है अलग अलग चीज़ों पर, कि आप इसको सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, इसको स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हो, और अगर इस तरह का आपको कोई कार्य करना है, इस तरह का कोई बदलाव करना है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए। अब हम आते हैं हमारे जो अमेंडमेंट हुए हैं। लगभग 105 106 अमेंडमेंट आपके हो चुके हैं। सारे आपको याद करना जरूरी नहीं है। आपका जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सारे अमेंडमेंट हम इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर देखने वाले हैं। आपका सबसे पहला संशोधन, जैसे हमने बताया, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया, पूरी तरह से कंप्लीटली यहाँ पर इन्फोर्स किया गया, अडॉप्ट किया गया, मतलब इनेक्ट किया गया। तो उसके लगभग 1 साल बाद ही आपका पहला संवैधानिक संशोधन होता है। यहाँ पर अगर मैं कौन सी ए लिख रहा हूँ, तो सी ए का मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। सी ए का मतलब है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, हिंदी वाले लिख लो संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो सी ए कहीं भी दिखे उसका मतलब आप समझ जाना क्या है, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1951 में होता है, एक तो ये आर्टिकल जोड़ता है 15 का 4, 19 का 6, और साथ में ये कुछ फंडामेंटल राइट्स को लिमिट भी करता है कभी अगर पूछा जाए। जैसे कि 19 के 6 में हम पढ़ के आए हैं 100 MRP दिया हुआ है, 100 MRP दिया हुआ है। इसमें ये जो स्पीच वाला आर्टिकल है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो आर्टिकल है 19 का 1, यहाँ पर जो ये आपका जो आर्टिकल है ना, सब क्लॉज जो है, इसमें आपका कुछ इनको लिमिट किया गया कि ये जो राइट है आपका एब्सोल्यूट नहीं है, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कुछ सिचुएशन में, कुछ सर्कमस्टांसिस में। जैसे मैंने आपको बताया भी था जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कुछ लिमिटेशन के साथ आते हैं। जैसे एक और चीज़ मैंने जब आपको पढ़ाई थी, जब मैं इमरजेंसी पढ़ा रहा था आपको, उसमें मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल है, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो इसे सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो यही जो बदलाव सारे किए गए आर्टिकल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट हुआ उसके तहत किए गए। साथ में एक अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई जिसको 9th शेड्यूल बोला गया, और ये अनुसूची थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। मैं सारी अनुसूची आपको जब हम लेक्चर 2 कर रहे थे इसका पॉलिटी का तब पढ़ाया था। लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड यहाँ पर था। यहाँ पर बेसिकली
कोई कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता है अगर किसी का लीगल प्रोसीजर द्वारा यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है। बहुत सारी लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर किए गए, ठीक है। पहले जमींदारी सिस्टम चलती, चलो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। दोबारा हम नेक्स्ट आता है हमारा सेवंथ, वन के बाद हमारा सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसकी ईयर इंपॉर्टेंट है, 1956 में यहाँ पर ये हुआ था। इसके तहत बेसिकली आपका एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन बना था, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चलो मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कौन सा कमीशन था। उसके तहत यहाँ पर कुछ स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, कुछ स्टेट्स को दोबारा से यहाँ पर बनाया जाता है। पहले जो 4 भागों में स्टेट डिवाइड थी, अब यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई जाती हैं, जिसके तहत आपकी 14 स्टेट बनाई जाती हैं और यहाँ पर आपका 6 यूटीज का निर्माण किया जाता है आपका सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू। इसके थ्रू एक और प्रोविजन किया गया, इसके थ्रू बोला गया कि एक व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा राज्य का गवर्नर हो सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, और ज़्यादातर बाउंड्री लगती है वहीं का होता है, जैसे अगर कोई यूपी का है तो वो बिहार का भी गवर्नर बन सकता है। लेकिन ये अपनी आप में बड़ी बड़ी स्टेट है, सपोज दो छोटी छोटी स्टेट है, 2 या 3 है, तो उसका एक ही इंसान को भी गवर्नर बनाया जा सकता है। ये चीज़ सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत कही गई थी। ईयर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको जो कुछ कराने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर किसी संवैधानिक संशोधन के तहत अगर किसी को राज्य का दर्जा मिला है या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है, तो वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे हमारा जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1961 में ये हुआ था, इसमें दादर एंड नागर हवेली को यूटी का दर्जा मिला था। मतलब इसे दादर एंड नागर हवेली को क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बनाया गया था। अब देखो इसे कैसे याद कर सकते हैं, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि दादाजी से अब कितने रुपए मांगते हो डेली, आपके दादाजी हैं और दादाजी से डेली आप 10 रुपए मांगते हो। कितने रुपए ले जाते हो दादाजी से डेली? 10 रुपए लेते हो। 10 रुपए किससे लेते हो? दादाजी से। तो दादाजी से दादर एंड नागर हवेली, और 10 रुपए से कौन सा अमेंडमेंट था? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसके बाद जो 12th यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संवैधानिक संशोधन होता है, उसके तहत दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब ये कैसे याद कर सकते हो आप यहाँ पर? तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे याद कर सकते हो। देखो ऐसे याद करो कि दिवाली का टाइम है, दिवाली पे आपने 1-2 दिए जलाए, 1-2 दिए आपने भी जलाए, 1-2 दिए आपने भी जलाए, 1-2 दिए आपने भी जलाए, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 दिए से 12 दिए से दीव याद हो गया, तो दमन एंड दीव आराम से यहाँ पे याद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 1962 में ही हुआ था, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर ये कैसे याद करना है आपको कि नागालैंड को याद, तो ऐसे करना है जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो गाना गा रहा है, वो क्या है वो गाना गाता है, तो आप उससे कह रहे हो भैया तू ना गा, तेरा गाना, चलो आप लिख लो खुद ही, तेरा गाना बहुत बेकार गाता है, तेरा गाना, 13 से 13 हो गया 13, ठीक है 13, और तू ना गा, ना गा मत गा, तो ना गा से नागालैंड आराम से आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। आगे अगर हम देखते हैं, तो आगे अगर हम देखें तो ऐसे यहाँ पर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। चंडीगढ़ को किसका दर्जा दिया गया था? यहाँ पर यूटी का दर्जा दिया गया था। तो ऐसे याद करो कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो 1966 के लोग हैं, जैसे जो आपके दादा परदादा हैं यहाँ पर, ठीक है, जो दादा वगैरह हैं आपके, वो क्या बोलते थे कि उनके टाइम में 18 रुपये में मतलब जो अभी चांदी इतनी महंगी है, उस टाइम 18 रुपये में 1 किलो चांदी आ जाती थी, 1 किलो चांदी आ जाती थी। अगर जैसे अगर वो 1966 के, मतलब 1966 यहाँ पर ईयर भी मत रखो याद, लेकिन इतना याद रख लो कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चंडीगढ़ यूटी। तो ऐसे याद करो कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो बोलते थे 18 रुपये में 1 किलो यहाँ पे चांदी आ जाती थी। तो 18 से 18th कॉन्स्टिट्यूशनल और 1 किलो चांदी से चंडीगढ़ यहाँ पर याद हो जाएगा। उसके बाद 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखो यहाँ पर 22nd को हिंदी में क्या बोलते हैं? 22 बोलते हैं, और 22 को आप थोड़ा सा बारिश से कोरिलेट कर लो। 22 को किससे कोरिलेट कर लो? यहाँ पर बारिश से कोरिलेट कर लो। और जब यहाँ पर आप बारिश से कोरिलेट कर लोगे ना, तो मेघ क्या बरसाते हैं? बरसात लेके आते हैं। तो मेघ से क्या होती है? बारिश होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हो।
साथ में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 1975 में हुआ, इसमें सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया। क्या हुआ यहाँ पर? सिक्किम को स्टेट का यहाँ पर दर्जा दिया गया। अब ये आपको कैसे याद करना है? तो इसको यहाँ पर ऐसे याद करो कि आपसे कोई भी आके सिक्के मांग रहा है। जैसे कुछ बेगर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, भिखारी जो होते हैं, जो पैसे मांगते हैं, बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत काम करने लायक होते हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बैगिंग का काम कर रहे होते हैं, बेकार भीख मांग रहे होते हैं। तो आप बोल रहे हो, वो आपसे कह रहा है भैया 2 रुपए दे दो, आप बोल रहे हो छी शर्म नहीं आती तुझे, तुम सिक्के मांग रहे हो, छी से 36 और तुम सिक्के मांग रहे हो, यहाँ पर सिक्के में याद हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 1986 में होता है। मिजोरम को राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। मिजोरम को क्या दिया जाता है? यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया जाता है। ऐसे याद करो कि आप 5 बजे सुबह जिम जाते हो, 5 बजे जिम जाते हो और 3 घंटे तक यहाँ पर जिम करते हो। कितने घंटे तक जिम करते हो? 3 घंटे तक। तो 5 बजे जाओगे, 3 घंटे जिम करोगे, तो कितना हो गया? 53। और जिम से मिजोरम आराम से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 1986 में ही हुआ था। इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, एक अरुण नाम का लड़का है, एक अरुण नाम का लड़का है जो कि 5वीं क्लास में 5 बार फेल हुआ है। एक अरुण नाम का लड़का है जो 5वीं क्लास में 5 बार फेल हुआ है। इस तरह से यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश याद कर सकते हो। अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर इसको इस तरह से याद करना है कि 5-6 हज़ार रुपये में, जैसे कोई आपसे बोल रहा है कि भैया गोवा जाना है, तो आप बोल रहे हो भाई मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये ही हैं, और 5-6 हज़ार रुपये से गोवा में क्या होगा घूम के, वहाँ इतनी तो फ्लाइट की टिकट लग जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 5-6 हज़ार रुपये ही हैं, इसलिए आप गोवा नहीं जा सकते हो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप जॉब ले लोगे, जॉब लेने के बाद जब आपकी सैलरी आएगी उसके बाद आप गोवा जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जो 5-6 हज़ार रुपये उसे किस में यूज करना है आपको? जल्दी बताओ, उसको पढ़ाई में यूज करना है। ठीक है, तो 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 में होता है। गोवा को यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद 69th जो संवैधानिक संशोधन होता है, उसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी बनाया जाता है। हिंदुस्तान की नेशनल कैपिटल यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसको कैसे याद करना है? देखो ऐसे याद करो, मेरे यहाँ से, जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ से दिल्ली जाओ अगर, और दिल्ली से वापस आओ, तो अगर तुम सुबह 6 बजे जाओगे तो मतलब 3 घंटे लगेंगे आपको, 9 बजे तक आप पहुँच पाओगे। तो इस तरह से याद कर लो कि सुबह अगर आप 6 बजे चले दिल्ली के लिए, तो 3 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुँचने में। जस्ट ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लो। तो 69th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? दिल्ली से यहाँ पर रिलेटेड है। दिल्ली को क्या बनाया गया यहाँ पर? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ अमेंडमेंट, ये तो अमेंडमेंट थे हमारे स्टेट्स और यूटी को अगर किसी को दर्जा मिला है, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, देखो जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे संविधान में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई हैं। तो वो अलग अलग संविधान के थ्रू ज्वाइन ऐड की गई होंगी। तो कौन सी संविधान के थ्रू कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज ज्वाइन की गई है, ऐड की गई है, वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। वो एक बार देख लेते हैं। इनकी ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर ध्यान रखना। 21st संवैधानिक संशोधन के तहत यहाँ पर 1967 में सिंधी भाषा का ऐड किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज में किसको ऐड किया गया था? सिंधी भाषा को यहाँ पर ऐड किया गया था। वहीं पर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1993 में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ये कैसे याद रखना है आपको? ऐसे याद करो कि जब जब कोई इंसान 21 साल का हो जाता है, जवान हो जाता है, यंग हो जाता है, जब वो 21 साल का हो जाता है, तो वो कैसी भाषा में बात नहीं करता? सीधी भाषा में बात नहीं करता है। जब एक युवा 21 साल का हो जाता है तो वो सीधी भाषा में यहाँ पे बात नहीं करता है। तो सीधी से यहाँ पर 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप यहाँ पर याद रखोगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 1992 में हुआ था, उसमें 3 नेपालीज, मणिपुर और कोंकणी जोड़ी गई थी। तो इन्हें तो देखो याद तो ऐसे कर लो, नमक से, नमक से। तो एन से नेपाली, एम से मणिपुरी, के से कोंकणी। ठीक है,
ऐसे याद करो कि जो 70 साल प्लस हो जाते हैं, जो 71 साल के लोग हैं, उनको नमक नहीं खाना चाहिए। उनको नमक नहीं खाना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि उनको बीपी वगैरह की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो नमक यहाँ पे नहीं खाना चाहिए। जो 70 साल प्लस लोग हैं, कहने का मतलब है 71 साल की उम्र से उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए। तो 71वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 लैंग्वेजेस का ऐड किया। 4 लैंग्वेज तो हमारी अभी ऐड हो गई, 4 और करनी है। तो हमारा एक और अमेंडमेंट हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसके थ्रू 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, एक बोडो, एक डोगरी, एक मैथिली, एक संथाली। इसे आप याद कर सकते हो BDMS से। किससे याद कर सकते हो? BDMS, बदमाश से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 92 में जो संविधान हुआ, उससे BDMS यहाँ पर 4 लैंग्वेज क्या कहते हैं यहाँ पर आपकी ऐड की गई। अब यहाँ पर जो टोटल आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कितनी थी? 4। अब 21 में संशोधन के तहत हमने कितना कर दिया? एक लैंग्वेज सिंधी भाषा को कर दिया। 71 साल के लोगों को नमक नहीं खाना चाहिए, तो वहां से हमने नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 कर दिया। और 4 लैंग्वेज हमने करी 92nd अमेंडमेंट से, जिसमें कि आपकी किस कौन सी है? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अभी अगर आपके पेपर में पूछे, अगर आपके पेपर में ये पूछे कि जब आपका संविधान अडॉप्ट किया गया था, उस वक्त ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी? तो उस वक्त थी 14। और अगर अभी पूछे कि अभी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी 22। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की। बहुत सारी चीज़ें मैं इसका जब पॉलिटी पढ़ा रहा था करा चुका हूँ, कुछ चीज़ें हम यहाँ भी देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 1976 में हुआ था। बेसिकली इसके तहत क्या किया गया, बहुत सारे संविधान में बदलाव किए गए थे। मतलब ये मान लो, जो भी यहाँ पर इंदिरा गांधी जी उस वक्त पीएम थी, ध्यान रखना अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इस वक्त पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। और एक और चीज़, जो भी यहाँ सरकार के फेवर में चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया, 5 साल से 6 साल कर दिया था, जो भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती थी गवर्नमेंट के फेवर में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर किया गया था बदलाव करके। तो यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोला जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि 3 वर्ड जोड़े गए हमारे प्रेम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। जब मैं प्रेम्बल पढ़ा रहा था, वहाँ भी मैंने ये अमेंडमेंट बताया था। तो ये इन तीनों वर्ड्स को हमारे संविधान के प्रेम्बल में ऐड किया गया था। ये पहले नहीं थे, जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे प्रेम्बल में ये वर्ड नहीं थे, बाद में ये ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। ध्यान रखना 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को भी यहाँ पे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, आपको पढ़ा चुका हूँ। साथ में जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर था, उसको 1 साल से बढ़ा दिया गया, 5 साल से 6 साल कर दिया गया। आप बोलोगे नहीं भैया, अभी तो 5 साल का ही होता है। हाँ, कुछ चीज़ों को जो इन्होंने सरकार ने गलत काम किए थे, उनको फिर वापस से सही किया गया था 44वां संशोधन करके यहाँ पर, जो कि 1978 में होगा। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है कुछ केसेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ये किस में प्रोविजन हुआ? ये भी 42nd में हुआ, ध्यान रखना। और बहुत सारी चीज़ें 42nd में जो हुई वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, तो 1978 में हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर, जैसे लोकसभा का जो टेन्योर बढ़ाया गया था, वो यहाँ पर कम भी किया गया था। ठीक है, तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले, जो आपने 42nd में पढ़ा है, उसका उल्टा अगर किसी संविधान में किया, उसको कम किया गया, जो बढ़ा दिया था उसे कम किया गया, या कुछ और बदलाव किए गए जो 42nd में किए गए थे, तो वो किस में होगा? 44th में होगा। बस इतना ध्यान रखना। और इसका जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट के तहत, जो कि एक आपका फंडामेंटल राइट्स था, उसको एक लीगल राइट या आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, और राइट टू प्रॉपर्टी को एक नया आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जब हम पढ़ रहे थे शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी शुरुआत में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची को यहाँ पर बाद में जोड़ा गया, तो अभी कितनी है? 12 अनुसूची हैं। तो 4 जो अनुसूची को बाद में जोड़ा गया, जो यहाँ पर शेड्यूल्स को जोड़ा गया, किसी अमेंडमेंट के तहत ही तो जोड़ा गया होगा। तो किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, जो किससे रिलेटेड है? यहाँ पर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1985 में। इसमें 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। 10th शेड्यूल में क्या आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर आता है अंडर द शेड्यूल 10th शेड्यूल। ठीक है,
उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में होता है, जिसमें 11th शेड्यूल जोड़ा जाता है, जिसमें कि पंचायत के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992 में, जिसमें 12th शेड्यूल को जोड़ा जाता है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पर ऐड की जाती है। हमने कैसे याद किया था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे ही तो हमने शेड्यूल याद किया था। टी से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ई से अम्यूलमेंट, ए से ओथ एंड अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से बताओ यहाँ पर क्या था आपका? ओथ। ओ से आपका जो आपकी अदर स्टेट है वो आ जाती हैं। एफ से फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म आ गया आपका यहाँ पर। डी से यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया। पी से पंचायत आ गया। एम से म्यूनिसिपैलिटी आ गई। तो ये 12 शेड्यूल थे जो हमने यहाँ पर पढ़ाई किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, हमारा एक संविधान संशोधन किया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में। ईयर इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करा गया था? वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था। वोटिंग एज को रिड्यूस किया था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 21 साल से कम करके क्या कर दिया गया था? 18 साल कर दिया गया था। इससे पहले जो वोट करने का अधिकार था 21 साल के लोग हैं, जो ही लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते थे उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अभी 18 साल की अगर आपकी एज है तो आप इसमें वोट कर सकते हो। वोटिंग अधिकार की जो एज है वो कम कर दी गई थी। उसके बाद जो हमारा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1990 में, इसके तहत नेशनल कमीशन बनाया गया था आपका SC और STs के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपका 100 से पहले कुछ 86, ओके मैंने आगे लिखा है क्या? ओके, 86 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या करा गया था? यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर ऐड किया गया था, जिसमें हम पढ़ के आ रहे हैं 21 आर्टिकल 21 का ए। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। आर्टिकल 21 का ए यहाँ पर जोड़ा गया और यहाँ पर राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया कि अगर तुम 6 से लेकर 14 साल तक हो तो सरकार यहाँ पर फ्री में एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगी, 1 से लेके 8 तक क्लास तक। मतलब आपकी एज कितनी हो, एज ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में एज भी पूछ लिया जाता है। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी यहाँ पर ऐड की गई थी, जो कि के आती है, और के से हमने किड्स करके करी थी कि मतलब जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनके माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो उनको पढ़ाएं। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक माँ बाप की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, तो ये है हमारा 2003 में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या करा गया था, मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ ये सारी चीज़ें। जब मैं आपको यहाँ पर लोकसभा पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था मैंने कि जो आपके स्ट्रेंथ होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में PM भी आते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये लिमिट किया गया था बेसिकली किस संविधान में? तो जो हमारा 91वां 91st जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर 97th याद रखना, 97th जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 2011 में, उसमें बेसिकली जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन दिया गया था, और फीचर भी ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड यहाँ पर। उसके बाद हमारा एक पीछे रह गया 100, वो देख लेते हैं। जो आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 2015 में हुआ था, उसमें क्या था कि कुछ हमने टेरिटरीज इंडिया ने बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश ने कुछ इंडियाज को दी थी। तो कुछ टेरिटरीज यहाँ पर दी गई थी, आदान प्रदान किया गया था, एक्वायरिंग टेरिटरीज बाय इंडिया एंड सम ट्रांसफर टू बांग्लादेश, ध्यान रखना। तो ऐसे याद करो कि मतलब जैसे 5 हमने बांग्लादेश से गांव लिए, 5 हमने बांग्लादेश को गांव दिए थे, तो 100% हमारा रहा ट्रांसफ़र। जितना उन्होंने दिया उतना हमने ले लिया, तो 100% रहा। तो ऐसे 100 से यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2016 में हुआ था, जो किससे रिलेटेड है? GST से रिलेटेड है। GST काउंसिल किस में आती है? 279A में आती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे याद करो कि गवर्नमेंट सरकार ने 101% सही काम किया GST लाकर, तो ऐसे आप आराम से यहाँ पर याद कर सकते हो। फिर 102वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके लिए नेशनल कमीशन बनाया गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 103rd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संवैधानिक संशोधन किया गया 2019 में, और यहाँ पर EWS का प्रावधान लाया गया। 10% रिजर्वेशन मिलेगा जिसके तहत, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब बेसिकली जो अनरिजर्व्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये लाया गया था आपका। ठीक है,
जो अनरिजर्व कास्ट से नहीं, सॉरी, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो तो आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, हमारा जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ अमेंडमेंट हुआ है 2019 में यहाँ पर किया गया था। इसमें बेसिकली एक तो आर्टिकल 334 को अमेंड किया गया था, और जो आपका सुप्रीम सॉरी एससी और एसटीज का यहाँ पर रिजर्वेशन है लोकसभा में, उसको 10 साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया था। साथ में लोकसभा में भी एक्सटेंड किया गया था और स्टेट लेजिस्लेचर में भी किया गया था, विधानमंडल में भी किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर में भी किया गया था। साथ में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में, जो कि नॉमिनेट करते थे यहाँ पर राष्ट्रपति, स्टेट असेंबली में भी था, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद अगर हम 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2021 में हुआ, इसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई, जो कि पहले नहीं थी, दोबारा से रीस्टोर पावर की गई, कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन सी क्लास है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आती है, इस ग्रुप से बिलोंग करती है। वो मतलब उनको ये पावर दी गई। इससे पहले मतलब कौन से राष्ट्रपति ही इस चीज़ को कर सकते थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। तो देखो पार्ट 21 में यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। हमारा जो अमेंडमेंट थे वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमने ये अमेंडमेंट इधर किए हैं। ये सारे हमारे अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने सभी कर लिए। अब पार्ट जो 20 था जिसमें अमेंडमेंट दिए रखा था वो यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 21 देख लेते हैं जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं, वो सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किस आर्टिकल में किस स्टेट के बारे में दे रखा है, बस ये आपके पेपर में यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आर्टिकल 371 की, तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कैसे याद करना है कि जो महाराष्ट्र है और गुजरात है वो आपके बड़े स्टेट्स हैं, फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले प्रोविजन जो फाइनेंस के मामले में जिसमें पैसा ज़्यादा होगा उसको दिए जाएंगे। तो महाराष्ट्र गुजरात को सबसे पहले दिए हैं। तो 371 के स्टार्टिंग में किसको दे दिए, महाराष्ट्र एंड गुजरात को दे दिए। 371 ए में दे रखा है यहाँ पर नागालैंड को। तो आप ऐसे याद करो, एक नाग से आप कैसे याद कर सकते हो, एक से यहाँ पर ए याद हो जाएगा और नाग से यहाँ पर नागालैंड आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बीस में असम दे रखा है। तो ये कैसे याद करो, बादल। बादल कहाँ होते हैं, आपके आसमान में होते हैं। तो बादल से असम याद हो गया। उसके बाद सी से आप कैसे याद करो, करेंसी। बाद बाकी को तो सब 371 सेम है, खाली ABC गलत है, मतलब अलग अलग है। तो करेंसी, मनी क्या है आपकी, करेंसी है। तो मनी से मणिपुर और करेंसी से यहाँ पर सी याद हो जाएगा। अब डी और ई, इनमें दोनों में आंध्र प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन दे रखे हैं। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर ऐसे याद कर लो, जैसे कोई यहाँ पर आपको टकरा जाता है आपसे, तो आप एक वर्ड बोलते हो, ए अंधा है क्या, ए अंधा है क्या, ये अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो देखो यहाँ पर डी और ई से ये याद हो गया, अंधा से आंध्र प्रदेश याद कर लेना। इस तरह से थोड़ा सा बना के याद कर सकते हो। एफ में सिक्किम याद कर, एफ में सिक्किम दे रखा है। तो ऐसे याद करो कि अगर देखो फेल हो गए ना, फेल हो गए तो घर वाले पैसों की तो चले क्या, सिक्के भी नहीं देंगे आपको। तो भाई पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर वालों पर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर याद कर लो। जी कैसे याद करना है, तो जी आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे कोई आपसे पूछता है भाई कैसे हो, आप बोलते हो जी मैं मज़े में, आप बताओ। तो जी मैं मज़े में, जी मज़े में से मिजोरम याद कर लो। उसके बाद एच, ऐसे याद करो कि जो अरुण नाम का लड़का है वो हाई स्कूल में फेल हो गया। मतलब 5 में तो अभी हम देख के आए थे कि 5 में 5 बार फेल हुआ, हाई स्कूल में भी फेल हो गया। तो एच से अरुणाचल प्रदेश याद हो गया। उसके बाद आई गोवा। ऐसे याद करो कि आप कहाँ जाओगे, आप बोल रहे हो मैं जाऊँगा गोवा। आप कहाँ जाओगे, तो आप बोल रहे हो मैं जाऊँगा गोवा। मैं से आई हो गया और आई से गोवा हो गया। अब आप ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों को, अब बच्चे आके जो राइटिंग लिख रहे हैं बहुत उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख रहे हैं, जिग जैग। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को क्या बोलते हैं, जिग जैग में लिख रहे हैं। तो आप उनसे बोल लो भाई साहब नाटक मत करो, ढंग से लिख लो वरना हो जाएगी आपकी कुटाई। तो इस तरह से आप सारे जो स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं अलग अलग स्टेट्स को, उनके जितने भी आर्टिकल हैं आराम से यहाँ पर याद कर सकते हो। तो जितने भी हमारे आर्टिकल हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बचता है जो एक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो कर लेते हैं। साथ में अब आपका जो बचेगा वो एक लास्ट टॉपिक बचेगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक बॉडीज कर लेंगे। बहुत छोटा लेक्चर होगा, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा वो। ठीक है, क्योंकि उनमें से ऑलमोस्ट हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो सारी पढ़ चुकी हैं, खाली स्टेट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी थोड़ा सा मुझे तुम्हें बताना है। ठीक है,
तो वो देख लेंगे। अभी हम इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक बार देख लेते हैं। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस संशोधन भारतीय संविधान के भाग थर्ड से संविधान का अधिकार हटा दिया गया? तो यहाँ पर आना चाहिए संशोधन के तहत। आप सभी को मैंने बताया था जो आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे फंडामेंटल राइट से हटाकर किस में डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया था। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आगे देख लेते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड। देखो मैंने जब पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम, ये दोनों 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसकी स्ट्रेंथ से? जो लोकसभा के टोटल मेंबर हैं उनके। और ये किस में चीज़ों को लिमिट किया गया था? जो हमारा 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें इसको लिमिट किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा द सेकुलर वर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो सेकुलर वर्ड है हमारे भारतीय संविधान में वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो वो 44th संशोधन के तहत यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, ये सारी 44th नहीं, गलत बता दिया, 42nd, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो 86 जो 86th संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी एक, और एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया था जिसमें राइट टू एजुकेशन 6 से लेकर 14 सालों के बच्चों को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब किया गया था? 2002 में ये चीज़ें की गई थी। उसके बाद ओके, ये 5वां होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत कौन सा फीचर ऐड किया गया? तो अभी हम पढ़ के आ रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें बात की गई थी। ये हमारा क्वेश्चन 6 होगा। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य किसने रिकमेंड किए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, यहाँ पर स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किए थे। उसने कितने किए थे? 8, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10। लेकिन 2002 में 86th अमेंडमेंट करके एक और जोड़ दिया गया 11th, जिसमें हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, अपने बच्चों को एजुकेशन दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन होते हैं खत्म। थैंक यू, आपने अभी तक यहाँ तक लेक्चर देखा। हमारा ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो आप प्लीज़ बताओ यार आप लोगों को ये कैसी लगा। आगे हम ज्योग्राफी करेंगे। देखो आप लोग, पता है आप सभी को पता है मैं वर्किंग हूँ। मैं सुबह 10 बजे से 6 बजे तक की मेरी जॉब है शाम को। ठीक है, उसके बाद मैं टाइम निकाल के ये लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, अभी वो बीच में बेल बजी थी इसलिए वो पॉज करना पड़ा था। आप सोच भी नहीं सकते हो भाई हम कितनी मेहनत कर रहे हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि रात बहुत डिले हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि थक जाता हूँ तो जल्दी सो के सुबह 2 बजे 3 बजे उठ के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि सीरियसली बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। बस आप पढ़ते रहो ईमानदारी से, अपनी फीडबैक शेयर करते हो। देखो अच्छी फीडबैक होती है, आपको जब समझ में आ रहा होता है, तो जब ऐसा रेस्पॉन्स होता है तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो अपनी फीडबैक जरूर शेयर किया करो। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप नोट्स बना रहे हो अच्छी बात है, नोट्स नहीं बना रहे हो इन क्लासेस का तो आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जैसे अभी हम कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं आपको, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट पॉलिटी कवर कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर चुके हैं, तो अभी कंपाइल करके हम डाल देंगे ग्रुप में। उसके बाद कंप्लीट अभी आने वाले टाइम में हम जीके करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे लेक्चर्स करने वाले हैं। तो अगर आप एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बार बार दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है, उसी फीस में आपको दोबारा एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है, और ये जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना इसका डिजिटल फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करो कि मुझे पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना है,
तो आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा जिसमें आप पे करके जब स्क्रीनशॉट भेजोगे तो 24 आवर्स के अंदर आपको ऐड किया जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमारा पॉलिटी का सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है, वो आने वाले टाइम में हम कल अपना पॉलिटी का लेक्चर देख लेंगे। फिर उसके बाद जल्दी हम ज्योग्राफी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि ज्योग्राफी कब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। अब